So welcome back you all participants in this session. In today's session, we will recap first of all the two sessions matter which we have already covered, and later we will start today third session. That these all three sessions are different from your vocational and co-curricular course, and all these things which I am covering in these sessions are important to understand to you all because you are a student and you are one of the most important entity of this whole system. Student, teacher, and educational institutions. These three units are more important than anyone else. And out of all these entities, student is the centric entity on which all the things are depend. So now being a student, आपको और भी चीजों के बारे में पता होना चाहिए अपने सिलेबस के अलावा कि वो क्या है। तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया उनके लिए कोई दिक्कत अगर थोड़ी सी होगी तो आप लोग वीडियोस पड़े हुए हैं देखिए, और आप लोग कोई भी देखते नहीं है। मैं इसलिए नहीं आपसे कहता कि कोई उससे हमारा बहुत टाइम बढ़ेगा और हमें उसमें मोनेटाइज हो जाएंगे, उससे हमें कोई इनकम होगी, उससे हमें उसकी चिंता नहीं है। चिंता ये है कि आप एक बार तो कम से कम वीडियो देखिए जिससे आपके अपने कंसेप्ट और चीजें क्लियर हो जाएं, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं ली हैं तो भी। तो एनईपी 2020 क्या है आप सभी लोग जान चुके हैं। ये 29 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई थी और इसे ऑफिशियली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, और वैसे इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इससे संबंधित बहुत सारी चीजें जिन्हें मैं समझता हूँ कि मेरे कवर करने की यहाँ कतई जरूरत नहीं है। अगर इससे संबंधित कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। इसमें एक इम्पोर्टेंट ये था कि एनईपी का सिस्टम क्या है, इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो सेमेस्टर है। साथ में जो पेपर्स टाइप हैं वो कैसे हैं, 3 है, एक मेजर है, माइनर है, वोकेशनल है। ये तो क्रेडिट बेस्ड है, और एक है चौथा जिसे हम कह सकते हैं दैट इज नॉन क्रेडिट एंड कॉल्ड को करिकुलर। ओके, तो 4 तरीके के पेपर हैं। अभी एक क्वेश्चन था आप में से किसी का जिसका कल भी मैंने कहा था कि मैं पता करके आपको बताऊंगा कि क्या लास्ट ईयर में जाके आपका एक पेपर कम हो जाएगा। Yeah, so that was my question. या शिवम, तो मैंने आज सर से बात की थी शाम को ही, मेरे को ध्यान आया सेशन स्टार्ट करने से पहले कि मेरे को ये पता करना है, तो मैंने कॉल किया था। सर ने कहा है कल कंफर्म करके आपको हम बताएंगे। ठीक है, Thank you, sir. now Nidhi is going to be entered to be the Centurion student. Now 100 participants are here. Welcome you all once again. So जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें एक ये एनईपी क्या है, और इसके साथ में ये हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से है, हमारे पेपर किस तरीके से हैं, इनके बारे में आपने थोड़ा सा देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पेपर 3 तरीके की आपने देख लिए हैं, वोकेशनल, माइनर, मेजर और को करिकुलर। और एनईपी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो क्या है कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक है और स्टूडेंट के लिए एकदम लिबरल सिस्टम है। सभी कुछ चीजें स्टूडेंट के अपने इंटरेस्ट को देखते हुए बनाई गई हैं। आपकी जितनी भी जैसी भी इच्छा है उस तरीके से आप पढ़ाई करें, जहां चाहे पढ़ाई छोड़ दें, जहां से चाहे फिर आगे कंटिन्यू हो जाएं, और जैसे भी आप चाहें पढ़ाई कर सकते हैं। और पढ़ाई में अब केवल ये नहीं होगा कि आपने ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया है, आपको हमने बताया कि ये सारा सिस्टम किस पे डिपेंड है, पता है ना सभी को। क्रेडिट, क्रेडिट क्या है इसके बारे में आप लोगों को बता चुका था। क्रेडिट किसी भी सब्जेक्ट में जो पढ़ाने के लिए निर्धारित किए गए आवर्स हैं उन्हें हम क्रेडिट्स में काउंट करते हैं। और क्रेडिट्स में 2 तरीके के डिविजन्स हैं, कौन कौन से हैं। थ्योरी
एंड प्रैक्टिकल्स। और मैंने बताया आपको जो 1 क्रेडिट है इज इक्वल टू 15 आवर्स ऑफ थ्योरी और 30 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल, राइट। यूनुस जो पार्टिसिपेंट्स एंट्री कर रहे हैं उन्हें आप लगातार एक्सेप्ट करते रहिए उनकी रिक्वेस्ट को। तो यस सर। इस तरीके से है हमारा क्रेडिट सिस्टम। अब हमारा जब क्रेडिट सिस्टम है तो क्रेडिट के आधार पर ही हमारी जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो किस में होता है, ग्रेड्स में। ग्रेड्स में एक होता है जीपीए, इसकी फुल फॉर्म किसी को मालूम है? बताइए अगर किसी को पता है। ग्रेड पॉइंट एवरेज। या बिल्कुल राइट, सही है। Thank you. और एक है नेक्स्ट सीजीपीए। पहले है सीजीपीए से पहले एसजीपीए। सेमेस्टर क्या है? सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट सेमेस्टर एवरेज। ग्रेड पॉइंट एवरेज। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब ये सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज क्या है? आपके उस सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के अलग अलग जीपीए निकलेंगे और उन्हें जब कंबाइन कर लिया जाएगा, ग्रेड्स को अलग अलग और उनके आवर्स को, उनके क्रेडिट्स को अलग अलग, उसके आधार पर हम जो किसी पर्टिकुलर 2-3 सेशंस का जो भी एक कम्युलेटिव निकालेंगे, जोड़ के, कम्युलेटिव मीन्स होता है जोड़ के, उसको क्या बोलते हैं, सीजीपीए। तो ये फाइनल आपका ग्रेड होता है। ये कैसे निकालते हैं इसका सिस्टम मैंने आपको बताया था कि एसजीपीए, पहले जीपीए, जीपीए से एसजीपीए, एसजीपीए से फिर सीजीपीए किस तरीके से निकालते हैं ये पता है आप लोगों को? कल भी मैंने बताया था। और इसके निकालने का सिस्टम देखो, मैं एक फिर बार आज रिपीट करवा दे रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। देखिए होता क्या है कि जैसे हमारा एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए पहला मैथ, और इसमें हमारा जो ग्रेड है वो है ए, और ए ग्रेड है, ये मान लीजिए कि 8 पॉइंट्स जब हमें मिलते हैं तो ए ग्रेड बनता है। और इसमें जो क्रेडिट्स हैं इक्वल टू 8 है इसका, या क्रेडिट्स मान लीजिए 4 है इसका, 8 होते नहीं वैसे आमतौर पे ज्यादातर के। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश, और इसका हमारा जो ग्रेड है वो है मान लीजिए आप बी, और इसका जो सीजीपीए है, जो हमारा क्रेडिट आवर्स हैं सॉरी, तो वो है 3। तो हम क्या करते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये हमारा होता है एसजीपीए। एसजीपीए से जब हम निकालते हैं सीजीपीए तो फिर हम क्या करते हैं, पहले तो ये ग्रेड्स सभी के सभी सब्जेक्ट के हैं, ये ग्रेड पॉइंट हैं किसके, जीपीए है ना, ग्रेड पॉइंट असेसमेंट। तो ये ग्रेड्स सभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के हैं। अब इन ग्रेड पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रेडिट आवर से। तो हम मैथ का अगर निकालेंगे तो हम करेंगे 8 मल्टीप्लाइड 4, तो इसका 32 होगा। 32 क्या होगा बताइए भाई, कोई बताएगा? ये एसजीपीए होगा। अब इसी तरीके से हम इंग्लिश का निकालेंगे, तो उसका मान लीजिए ग्रेड हमारा 3 था, और मान लेते हैं हम उसका जो क्रेडिट्स हैं, ग्रेड तो उसका हम लेके चलेंगे, इंग्लिश का ग्रेड पॉइंट हम निकालेंगे तो मान लीजिए वो 7 है, और उसका जो क्रेडिट्स हैं वो है 3। तो आप यहाँ पे जानते हैं उसका 21 हो जाएगा।
है ना। तो +21 हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इन सभी को ग्रेड्स को अलग जोड़ेंगे और जो आवर्स हैं हमारे, क्रेडिट्स हैं, उन्हें अलग जोड़ेंगे। तो ग्रेड्स हम जोड़ेंगे तो इसके 8 ग्रेड्स होंगे फर्स्ट में ये, और इसका 7 ग्रेड होगा, ये 15 हो जाएगा, और क्रेडिट्स 4 3 + 7 हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एसजीपीए निकालने के लिए टोटल क्रेडिट्स को, वो टोटल उनके जो पॉइंट्स हैं, जैसे 8 + 7 15 को 3 + 4 7 से डिवाइड कर देंगे, उससे फिर जो हमारा निकल के आएगा वो एसजीपीए होगा उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट असेसमेंट। इसी तरीके से फिर अगर हम सीजीपीए निकालना चाहते हैं तो जो ग्रेड हमारा किसी सेमेस्टर का निकला, उसी तरीके से जितने सेमेस्टर्स कंप्लीट हुए उन सभी का ग्रेड निकाल के फिर उसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल जो निकल रहा है उसको टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट से, क्रेडिट आवर से, और हमारा सीजीपीए। इसमें हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट कोई चीजें मेरे ख्याल में थी नहीं, एक इंपॉर्टेंट था इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप मैं आपको बता चुका था कि सिंपल है, जो आप काम करते हैं प्रैक्टिकली थियोरेटिकली जो कुछ आपने सीखा है, कहीं जाके जो आप काम करते हैं उसे इंटर्नशिप कहते हैं। और इंटर्नशिप पेड अनपेड दो तरीके की होती हैं, और इंटर्नशिप के दौरान आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं और इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहता है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने कवर अप किया था कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट बॉडीज हैं जो सेटअप की जाएंगी या की गई हैं या होने वाली हैं इसके एनईपी के अंतर्गत। तो उनमें एक मैंने आपको बताया था, एक शब्द यूज हुआ था, शायद आपको ध्यान होगा, मैं देखिए यहाँ पे एनोटेट कर रहा हूँ उसको, GER। किसी को मालूम है इसकी फुल फॉर्म? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2035 तक हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट्स है यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स में मिला के 3.5 करोड़ तक और बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें बढ़ाना है और उसे आगे बढ़ाना है नेक्स्ट आने वाले 2035 तक। अब इन्हें पूरे सिस्टम को गवर्न करने के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई गई हैं, तो उन्हें मैंने कल आपको बताया था कि वो रेगुलेशंस, हमारी जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन होगी वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HG, और सॉरी HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंडर में 4 बॉडीज होंगी। और आपको ध्यान है, मैं बार बार इसमें ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाऊंगा कि आपको ज्यादा समय लगाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, और जो कुछ है रिकॉर्डेड सेशंस में पिछले में पढ़ा है, आप अगर उसे यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी क्लासेस लेते हैं उनके लिए टाइम वेस्टिंग होगी ये। अब इसको अगर हम करें HECI को, तो आपको मालूम है इसकी और 4 बॉडीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, एक तो थी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC, और नेक्स्ट है GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, और एक है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, और एक लास्ट है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAC। ठीक, ये बॉडीज थी। फिर इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में क्या, इन्होंने डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश की है। और इसके साथ ही एक बनाया गया है इंडिया में पहली बार, जिसको हम कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। फुल फॉर्म उसकी आपको मालूम है ना, शॉर्ट फॉर्म उसकी है IITI। ध्यान रखिए इसको शॉर्टली याद करने के लिए, IIT की फुल फॉर्म आपको मालूम ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इसकी फुल फॉर्म को आप ध्यान रख पाएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो इस तरह से आप इसको याद रख पाएंगे बेहतर तरीके से। आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर अब हम आते हैं आज के सेशन पे, सीधा इतना ही कवर अप हुआ था पिछले सेशंस में।
इसमें अगर अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। भी सर सर IIT के बारे में दौर से बताइए। किसके बारे में? IITI अभी जो आपने बताया थोड़ी देर पहले। IITI ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ट्रांसलेट मीन्स भाषा को बदलना, और इंटरप्रेट का मतलब भी होता है लाइन बाय लाइन या शब्द बाय शब्द इंटरप्रेट करना, चेंज करना एक भाषा को दूसरी भाषा में। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, इसी समय अगर कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट हमारे सेशन को अटेंड कर रहा है तो उसको ट्रांसलेट होके मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ उस लैंग्वेज में उसको वो लाइव सेशन भी मिल जाए, या मान लो ट्रांसलेट स्टेप बाय स्टेप हो, जैसे भी हो। इसके लिए IITI है जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसे प्रमोट करने के लिए ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन को। ठीक है ना? और कोई, और किसी कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। यस सर मेरा क्वेश्चन था सर, अब मतलब ये NEP वगैरह हो रहा है तो सर एक क्वेश्चन था कि अब वो वोकेशनल के कोर्स की स्टडी कब से स्टार्ट होगी, चैप्टर कब से स्टार्ट होगा सर? आपका क्वेश्चन सही है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज ये आपका लास्ट है जो ओरिएंटेशन है, जिसमें आपको इन सब से पहले ये चीजें पता लग जानी चाहिए जो आज कंप्लीट हो जाएंगी। और कल संडे को ऑफ रहेगा। मंडे को आपका को करिकुलर एक्टिविटीज का पहली क्लास होगी आपके सिलेबस की। ठीक है? ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए होगी, और ट्यूसडे से सेकेंड सेमेस्टर की भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक? एनी मोर क्वेश्चंस? Yes, sir. Sir, tomorrow is the classes or not? नहीं, कल नहीं हो पाएगी, कल ऑफ रहेगा। Okay, sir. तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ आज के सेशन को। अभी तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए। और यस प्लीज। सर मुझे ये पूछना था, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके आगे का बहुत सारी डिटेल मांग रहा है। अगर हम वो फिल ना करें तो हम जो ऑनलाइन एग्जाम देंगे वोकेशनल का, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। उसमें आपको किसी भी तरीके का अगर ये लगता हो कि आपका कोई डाटा लीक होगा या आपकी कोई इंफॉर्मेशन लीक होंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका डाटा पूरी तरह सिक्योर रहेगा, और वो आप कंप्लीट करेंगे तो तमाम तरीके से कॉलेज प्लस हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, और आपके लिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम फिल्टर्ड करके केवल उन्हीं टारगेटेड स्टूडेंट्स के लिए भेजेंगे जो उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो वो डाटा सारा वहीं से मिलेगा, इसलिए आप उसे भर लीजिए। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई स्कीम आती है और उन्होंने कहा कि भाई टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसके लिए कंडीशन ये है कि सबसे पहले ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उन्हीं को होगी, तो मैसेज पर्टिकुलरली फिल्टर्ड उन्हीं को जा सकता है। इसी तरीके से OBC कोई स्कीम है, उसके मैसेज ही उन्हीं लोगों के लिए जाएंगे। इस पर्टिकुलर एज से इस एज के और BA के स्टूडेंट को जाना है तो केवल उन्हीं को जाएगा। तो इस तरीके से वो जरूरी है, आप करिए उसे पूरा। ओके, ओके एनी मोर क्वेश्चंस? सर वोकेशनल का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव? मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स, fill in the blanks, and matchmaking type online. सर Okay. हमारी वोकेशनल की क्लास कब से लगेगी? किसकी? हेलो, सर वोकेशनल सब्जेक्ट की। वोकेशनल की ना? जी पहले सर। देखिए, आपका को करिकुलर का पेपर है पहले जो शेड्यूल हो चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग चाहेंगे पहले उसे कंप्लीट कर लें। थोड़ा सा हमारे ऊपर भी कुछ ज़्यादा लोड है, तो हम प्रॉपरली उसे चाहेंगे कि कवर हो विद इन टाइम, तो हम उसी तरीके से उसे सेट करेंगे, और पूरा एक वर्कआउट करके हम आपको जल्दी दे देंगे पूरा कब कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कैसे लगेगा। ठीक है? अब देखिए, आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लिए। ठीक है? बाकी का और कुछ बातें होंगी तो आगे हम लोग शेयर कर लेंगे। सो वी आर नाउ जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अवर टुडे सेशन। Here you might be seeing this screen. Welcome to online co-curricular and vocational classes. In fact, still we are discussing about NEP and its provisions related to
वेरियस टॉपिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक को करिकुलर एंड करिकुलर है। आप में से क्या कोई बता पाएंगे को करिकुलर एंड करिकुलर में डिफरेंस क्या? हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, काफी देर से आपने पढ़ा भी होगा, तो मैं शॉर्टली आपको बता के ही चलता हूँ। देखिए, को मीन्स क्या होता है? को मीन्स होता है टुगेदर, जो लिखा भी है इसमें, और along with, किसी के साथ। और करिकुलर मीन्स क्या होता है? एग्जैक्टली करिकुलर मीन्स क्या होता है? अकेले। अकेले कह सकते हैं आप, जैसा इसमें लिखा होगा कुछ, लेकिन थोड़ा सा आप उसे और अलग सेंस में लें तो करिकुलर मीन्स जो आपके लिए निर्धारित है, जो आपने पढ़ना है, जिसकी आपने पढ़ाई करनी है, उससे रिलेटेड, है ना। करिकुलम आप जानते हैं ना एक शब्द, Yes, करिकुलम। तो ये करिकुलम वर्ड से लिया गया है, वो करिकुलम वो अलग है, और करिकुलर का मतलब करिकुलम वर्ड से लिया गया। और करिकुलर का आपने जैसे कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम लिखते हैं CURRICULAM VITAE, ये लिखते हैं ना करिकुलम वाइटे, उसके लिए जब हम अपना बायोडाटा तैयार करते हैं, है ना। आपको कितने लोगों को मालूम है कि रिज्यूम और करिकुलम वाइटे में क्या अंतर है, जिससे आप रिज्यूमे कहते हैं, इनमें डिफरेंस मालूम है? देखिए, Sir, जो यस, sir, resume does not contain the credits, whereas curriculum vitae contains the credits and the experience. sorry, I could not understand, can you repeat it again? Sure. The Yeah. resume does not contain the credits and the experience, whereas sorry, it does not contain the credits, whereas curriculum vitae contains all the credits. देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको अंतर करना पड़ेगा। वो ये है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो ठीक है, बट थोड़ा सा अलग सेंस में इसे समझने की आप कोशिश करिए। जो करिकुलम वाइटे है, जिसको हम कहते हैं, वैसे उसमें आप अपनी पढ़ाई से संबंधित पूरा विवरण देते हैं, आप कहीं जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। रिज्यूम में आमतौर पे आप क्या करते हैं कि हम लोग जब कोई हमारे पास एक्सपीरियंस है और हमने कोई जॉब छोड़ी, नेक्स्ट कंटिन्यू हम करते हैं आगे, तो उस जगह पे हम लोग आमतौर पर रिज्यूमे का यूज करते हैं, वी लेफ्ट समथिंग एंड वी आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट इट। So when you are fresh and you don't have any qualification, then it is better to use curriculum writing. Otherwise, next time you can use resume, that is good. But in how all these things are correlated with each other? करिकुलम मीन्स है जो कुछ आपको पढ़ाया गया है, आपके कोर्स का पार्ट है। और एक होता है, आपने देखा होगा, हम अपने बायोडाटा में लिखते हैं एक वर्ड और, एक्स्ट्रा को करिकुलर लिखते हैं, एक्स्ट्रा, ये शब्द भी यूज करते हैं ना। तो एक्स्ट्रा को करिकुलर क्या है फिर? एक तो करिकुलर है, एक को करिकुलर है, एक एक्स्ट्रा करिकुलर है। व्हाट इज एक्स्ट्रा को करिकुलर? Is there anybody who would like to speak on this topic? So some course which is done as a side subject or an extra subject maybe. या यू कैन से, देखिए को करिकुलर में आपका क्या है, तो टॉपिक है फोर्थ सेमेस्टर में कौन सा है? Yoga. फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो ये आपका करिकुलर है कोर्स। और करिकुलर कोर्स और करिकुलर एक्टिविटीज, इनमें डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को? नहीं, अभी क्लियर नहीं होगा जहां तक मैं समझता हूँ, कि आपको बताना है कि करिकुलर एक्टिविटीज एंड करिकुलर कोर्स में क्या डिफरेंस है, ये बताएगा?
activities may be related to the physical work, whereas the course may be related to the theoretical work. Okay. करिकुलर कोर्स वो है जिसको आपके सिलेबस में पढ़ाया जाए, जो स्ट्रक्चर्ड हो, जो लिमिटेड हो, जिसका कोई एग्जाम हो, जिसका कोई ग्रेड मिले और जिस ग्रेड का आपके मार्कशीट में विवरण भी दिया जाए, चाहे वो ग्रेड फाइनल सीजीपीए में ना जोड़ा जाए, तो उसे हम कहेंगे करिकुलर कोर्स। और करिकुलर एक्टिविटी क्या है? कोई भी आपकी ऐसी एक्टिविटीज जो आपकी पढ़ाई से संबंधित हैं या पढ़ाई से हटके हैं, बट वो आपकी पढ़ाई का पार्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर आउट ऑफ योर क्लासरूम एक्टिविटीज। जैसे स्कूल में या कॉलेज में बैडमिंटन होता है, या लॉन टेनिस है, या फुटबॉल है, या मान लीजिए वॉलीबॉल है, कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटीज हैं, क्लब है या दौड़ है, ये सभी कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाता है। अब आपका क्या होता है, जब आप कोई अपना बायोडाटा बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज। तो को करिकुलर एक्टिविटीज में आपने क्या क्या किया? आपने ये किया, आपने जो नेशनल कंपटीशन था उसमें पार्टिसिपेट किया और सेकंड पोजीशन पाई। दूसरा, आपने को करिकुलर कोर्स अगर लिखेंगे तो जो आपका कोर्स है योगा उसी को ही लिखेंगे, वहां पे ये चीजें नहीं लिखेंगे। तो अब करिकुलर कोर्स एंड करिकुलर एक्टिविटीज में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद में को करिकुलर में आपके इसके अलावा आपके यहाँ जो भी एक्टिविटीज हुई पढ़ाई के दौरान, जैसे आपने डिबेट में पार्टिसिपेट किया और नेशनल लेवल पे सेकंड पोजीशन प्राप्त की, या एनएसएस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या एनसीसी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सब आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। ओके, तो मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कोर्सेज, को करिकुलर कोर्सेज एंड एक्टिविटीज में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मैं फिर एक बार आपको क्लियर कर दूं कि को करिकुलर कोर्सेज वो हैं जिन्हें आपके क्लासरूम्स में पढ़ाया जाए, जिनका प्रॉपर असेसमेंट हो और जिनके एग्जाम्स हो, जिनमें ग्रेडिंग भी हो। और एक्टिविटीज वो हैं जिनका आपके जो कोर्स है उससे मतलब नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। को करिकुलर कोर्स और एक्टिविटीज में ही वही डिफरेंस यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे देखिए, को करिकुलर कोर्सेज रेफर टू द एक्टिविटीज एंड सब्जेक्ट दैट complement the traditional academic curriculum. These courses aim to develop students' skill and interpret beyond textbook learning. तो को करिकुलर कोर्सेज का ऑब्जेक्ट क्या है कि ये आपकी जो स्टडी है, एकेडमिक करिकुलम जो आपका बनाया हुआ है आपको पढ़ाने के लिए, उस एक्टिविटी के साथ में ट्रेडिशनल जो एकेडमिक स्टडी कराई जानी है उसके साथ में की जाने वाली एक ऐसी पढ़ाई जो आपकी स्किल और आपके इंटरेस्ट जो टेक्स्ट बुक में दिए गए उनसे आगे, उनसे हटके, बट उनके साथ ही आपको डेवलप करने में आपके लिए सहायक हो। दैट इज को करिकुलर कोर्स। और को करिकुलर एक्टिविटीज, अब जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं इसके साथ में हम लोग क्विज रखते हैं, और हम ये ओपिनियन बहुत सारे भी पोल्स रखते हैं। उसके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज अभी और करेंगे, जैसे आपका असेसमेंट होगा, कई तरीके से हम आपके ऑन स्पॉट क्विज कंडक्ट करवाएंगे, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। तो इनमें इंपॉर्टेंस में आप देखते हैं कि ये एजुकेशनल जो हमारा ट्रेडिशनल एकेडमिक सिस्टम है उसके साथ आपका कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, जिसमें मेंटल, फिजिकल, साइकिक, इमोशनल एंड दिस फाइनेंशियल सारे कुछ डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए होलिस्टिक स्टडी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है को करिकुलर एंड वोकेशनल। ओके, नेक्स्ट इज पर्पस एंड फोकस। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
की डिफरेंस बिटवीन को करिकुलर एक्टिविटीज एंड कोर्सेज। तो को करिकुलर एक्टिविटीज और कोर्सेज का पर्पस एंड फोकस क्या है? को करिकुलर एक्टिविटीज का पर्पस क्या है कि जो मेन एकेडमिक आपकी स्टडी की जानी है उससे संबंधित आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। और को करिकुलर कोर्सेज की जो फोकस क्या है? फोकस ये है, they often focus on building skills, fostering creativity, promoting teamwork and enhancing personal growth। तो यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आप लोग देख पा रहे हैं? Yes, sir. So को करिकुलर कोर्सेज और को करिकुलर एक्टिविटीज, ये जो पॉइंट होंगे पर्पस एंड फोकस, वो दोनों के डिफरेंट और अलग अलग होंगे। इसका है अलग और इसका है अलग। अब इसको समझना, कोर्सेज आर फॉर्मल एकेडमिक प्रोग्राम्स। अब इनका पर्पस क्या है को करिकुलर कोर्सेज का? ये फॉर्मल एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा तैयार किए जाते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनका होता है और लर्निंग और इनका असेसमेंट भी होता है। ये किसी पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज या स्किल्स डिलीवर करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इनका सर्टिफिकेशन डिप्लोमा या डिग्री से रिलेशन होता है। कोर्सेज है प्राइमरी एकेडमिक फोकस एंड आर कोर कंपोनेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स एकेडमिक जर्नी। तो आपकी एकेडमिक जर्नी का ये पार्ट है को करिकुलर कोर्सेज, और को करिकुलर एक्टिविटीज उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, इन्हें यूनिवर्सिटीज के द्वारा स्ट्रक्चर्ड वे में कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ये कोई कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड नहीं किए जाते, इनमें कोई ग्रेडिंग नहीं होती है और इनका कोई असेसमेंट का क्राइटेरिया नहीं होता है। इनमें आपका प्रेजेंटेशन ही आपका असेसमेंट होता है। नेक्स्ट, एकेडमिक क्रेडिट। तो आपको मालूम है को करिकुलर एक्टिविटीज की कोई एकेडमिक क्रेडिट नहीं होती और को करिकुलर कोर्सेज की एकेडमिक क्रेडिट होती है और इसका जीपीए बनता है, ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्योंकि आपको मालूम है कि आपका जो ये को करिकुलर कोर्स है फिजिकल एक्टिविटीज एंड योगा, इसमें भी आपको ग्रेड मिलेगा, लेकिन इसका जो ग्रेड होगा वो सीजीपीए में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब पासिंग कंपलसरी है और फाइनल सीजीपीए में ये नहीं जुड़ेगा। और जितना भी को करिकुलर एक्टिविटीज होगा इनमें कोई ग्रेड भी नहीं मिलेगा और इनका पासिंग के लिए भी कंपलसरी नहीं है कि अगर आपके कॉलेज में कोई एक दौड़ का कंपटीशन हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे को करिकुलर स्ट्रक्चर। अब को करिकुलर एक्टिविटीज का कोई स्ट्रक्चर सच है जैसे कोर्स का होता है, स्ट्रक्चर होता है एक प्रॉपर कि कोर्स में कितने यूनिट होंगे, किस यूनिट में कौन कौन सी हेडिंग है जिन्हें पढ़ाया जाना है और कितने घंटे में कितना कोर्स कंप्लीट होना है। ऐसी चार सारी चीजें को करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं होंगी और को करिकुलर कोर्स में प्रॉपरली मेंशन्ड होगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या शेड्यूल होगा उसका, और आपकी कोर एकेडमिक जो स्टडी है उसका एक ये पार्ट होगा। ये को करिकुलम स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, तो असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। को करिकुलर कोर्स का असेसमेंट होगा, फाइनल एग्जाम होगा और आपको मालूम है जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसमें 75% का असेसमेंट यूनिवर्सिटी के बिहार पे होगा और 25% का असेसमेंट मार्क्स का हम करेंगे। तो और को करिकुलर एक्टिविटीज में असेसमेंट इवोल्यूशन कैसे होगा? जैसे दौड़ है तो दौड़ में जितने भी 100, 200, 500 लोग भाग ले रहे हैं, जो भी फर्स्ट आ जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 7 कंसोलेशन प्राइजेस अगर हम रखना चाहते हैं then we can give 7 consolation prizes. This will be the assessment only that those candidates who will achieve first, second, third and up to 10 they will be awarded, and evaluation system will be कि वो दौड़ेंगे सब ट्रैक पे और उसके नियमों के, दौड़ के जो नियम है उनका पालन करेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे और इनके कोई सच रूल्स नहीं होते कि आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन करियर एंड एजुकेशन। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? फाइनल ये 5th पॉइंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। 5वां है कि हमारे करियर और एजुकेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वो करिकुलर कोर्सेज आपकी मार्कशीट जब भी आप कहीं लेके जाएंगे, आप लगाएंगे तो उसमें आपका ग्रेड मेंशन होगा कि ये ग्रेड अचीव किया था। अगर आपका डी ग्रेड है, ई ग्रेड है, तो आपकी एक्टिविटीज अच्छी नहीं रही, और अगर आपका अच्छा ग्रेड है तो अच्छी रही, चाहे वो पॉइंट आपके सीजीपीए में नहीं जुड़ रहे हैं,
और को करिकुलर एक्टिविटीज में दौड़ में आपने फर्स्ट स्थान पाया था, ये मार्कशीट में नहीं लिखा होगा, इसका आपको सर्टिफिकेट स्कूल से मिला है तो वो आप लगा सकते हैं, है ना। इसी तरीके डिबेट में आपने पार्टिसिपेट किया, आप उसका लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में आपको ये नहीं होगा कि आपको ये पता लगे कि भाई उसका मार्कशीट में या किसी भी एकेडमिक एक्टिविटीज में उनका कुछ मैटर मेंशन हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। की रीजंस वाई को करिकुलर कोर्सेज आर इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट फीचर्स, देखिए ये आपकी पढ़ाई के पार्ट नहीं है, फिर भी पहला हिस्टोरिक डेवलपमेंट, ये हिस्टोरिक नहीं है, इनफैक्ट ये गलती हुई है टाइपिंग में, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। देखिए वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को आप लोग भी जान लीजिए। ये है होलिस्टिक डेवलपमेंट। सॉरी, एनोटेशंस कुछ समय एक्टिवली काम नहीं करता है और थोड़ा सा एनोटेट करने में क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभी। चलिए हम ऐसे आपको बता देते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए HOLISTIC, होलिस्टिक। होलिस्टिक वर्ड का अगर हम बात करते हैं, जैसे होलिस्टिक हेल्थ की बात करें तो हमारा हेल्थ फिजिकल और साइकिक, जिसमें दिमाग, मानसिक और अगर होलिस्टिक वेलनेस की बात हम करते हैं तो तन मन और मतलब जो भी हमारे बॉडी जिससे मिलके बनी है वो सारी चीजें उसमें कवर अप होंगी। जैसे हमारी अगर आंख में दर्द हो रहा है तो आंख में दर्द होने का कारण केवल आंख नहीं है और हम आंख तक प्रभावित नहीं है, हमें आंख और भी हमारे जो पार्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड है, जिनसे संबंधित है, उन्हें भी प्रॉब्लम होगी। तो जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो आई स्पेशलिस्ट अगर केवल एक अकेला काम कर रहा है तो वो एक इंडिविजुअल स्पेशलिस्ट है जो एक यूनिट पे काम कर रहा है। आंख में दर्द का कारण कुछ और वजह हो सकती है, तो हम उन सभी वजहों को जब ढूंढेंगे और सभी चीजों को शारीरिक रूप से दूर करेंगे, कई सारी बीमारी हमारी ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर से नहीं बल्कि मन से रिलेटेड होती हैं और शरीर पे उनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर हम उनका शारीरिक रूप से ट्रीटमेंट करते हैं सिम्टम्स के आधार पे तो हम उन बीमारियों को दूर नहीं कर सकेंगे, है ना। तो ऐसी पोजीशन में हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हमारा मानसिक, शारीरिक और स्वास्थ्य का पूरा फीचर्स उसमें आ जाते हैं। तो इसमें क्या क्या कवर अप होते हैं, देखिए जल्दी ले लेते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है, इनहेंस्ड क्रिएटिविटी है, पर्सनल इंटरेस्ट है। और पर्सनल इंटरेस्ट सबके पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। जैसे किसी का इंटरेस्ट है मान लीजिए वॉलीबॉल खेलना, किसी का क्रिकेट है, किसी का गाने सुनना है, किसी का गाने गाना है, अलग अलग इंटरेस्ट हैं, तो ये अपने हिसाब से डेवलप होते हैं। इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर आपका को करिकुलर एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर होगी। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। आप अगर फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें कैप्टन होगा, क्रिकेट खेलते हैं उसमें कैप्टन होगा, और आप कहीं भी अपने कॉलेज की टीम को लेके जाते हैं तो टीम को बेहतर कौन मैनेज कर पाएगा, तो वहाँ लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज डेवलप होकर आती हैं। इसी तरीके से जब हम डिस्कशंस में बैठते हैं, ग्रुप डिस्कशंस में, तो वहाँ भी हमारे लीडर्स सेलेक्ट किए जाते हैं कि कौन बेस्ट तरीके से टीम्स को मैनेज कर सकने में सक्षम है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, नेटवर्क एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, पर्सनल कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट। एंड नेक्स्ट इज की थिंग्स दैट इंक्लूड को करिकुलर एक्टिविटीज। पिछले आप ध्यान दीजिए जरा, ये क्या है, को करिकुलर कोर्सेज, और नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज। अब कोर्सेज से क्या डेवलप होना था, एक्टिविटीज जो है वो हमारे किन के थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज चलती हैं और उनका क्या मीडियम्स हैं।
तो क्लब एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स हैं, लीडरशिप एंड स्टूडेंट गवर्नमेंट है, और कम्युनिटी सर्विस एंड वॉलंटियरिंग है, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स हैं, कॉम्पिटिशन्स एंड कंटेस्ट हैं, आर्ट्स एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं, और कैरियर डेवलपमेंट है। ये सब हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाते हैं। इनके थ्रू हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज को आगे पहुंचाया जाता है और इनके थ्रू हम अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं और उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, को करिकुलर कोर्सेज ऑफर्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज। अब ये आपकी ऑलमोस्ट लास्ट वो है स्लाइड, जिसमें आपको जो कल क्वेश्चंस थे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, वो किसका कौन सा पेपर होगा, तो यहाँ पे क्लियर है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं। सॉरी, देखिए एक मिनट, यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने है फर्स्ट सेमेस्टर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट में सेकेंड सेमेस्टर का है, जिसमें सॉरी ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ, थर्ड में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज, फोर्थ में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो फोर्थ सेमेस्टर में होगा, उसके बाद में फिफ्थ में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, और सिक्स में जाके कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये आपकी को करिकुलर कोर्सेज के तहत 6 सेमेस्टर्स में जो कोर्सेज हैं वो होंगे। अब यहाँ पे आपका ये सेशन खत्म होगा और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो आपका कोर्स के फर्स्ट यूनिट पर डिपेंड होगा, इनके कोर्स सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर्स के लिए। यहाँ तक अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Yes, sir. There's one question of mine. So in the last slide where we were talking about co-curricular activities and the key pointers, there was a word leadership and student government. So what is meant by student government? स्टूडेंट गवर्नमेंट यहाँ पे इनफैक्ट मैं बताऊं कि हो सकता है लिखने में भी कुछ दिक्कत हो, और स्टूडेंट गवर्नमेंट की बजाय जो आप कह रहे हैं वो सही है। इसमें जो प्रॉपर वर्ड यूज किया हुआ जाना चाहिए, जो मेरे को लगता है कि ये होना चाहिए था आपका स्टूडेंट, एक तो क्या है लीडरशिप था, स्टूडेंट Yes, गवर्नेंस sir. स्टूडेंट गवर्नेंस हो सकता है। उसमें क्या है कि हम किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं और किस तरीके से हम गवर्निंग एक्टिविटीज को सीखते हैं। किससे पिछली स्लाइड में है ना, Yes, sir. मैं देखता हूँ एक मिनट। इस स्लाइड में है ना, ये Yes, sir. की Third थिंग्स दैट point. इंक्लूड को करिकुलर एक्टिविटीज। ओके, तो इसमें है लीडरशिप एंड स्टूडेंट Government. गवर्नमेंट। ये पॉसिबली ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जो इवेंट्स हैं, गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं सरकारी नहीं होता है। स्टूडेंट्स को जब हम जैसे किसी प्रेजेंटेशन के लिए अपनी टीम तैयार करके ले जाते हैं, किसी आगरा यूनिवर्सिटी के ऐसे कई स्पोर्ट्स और गेम्स और एक्टिविटीज होती हैं जिनमें आगरा यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्ट होते हैं और फिर वो आगरा यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, फिर यूपी लेवल पे जाते हैं, फिर नेशनल लेवल तक पे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आपके कॉलेज की अगर कोई टीम है तो उस टीम में हमारे 12-13 लोग में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसमें ये लीडरशिप क्वालिटी है कि अपने कॉलेज को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगा, रिप्रेजेंट कर पाएगा, और उसके साथ में वो गवर्न भी कर पाएगा अपनी टीम को, कैसे नियंत्रित करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उन्हें पूरी तरीके से लेके चलना है। तो लीडरशिप एंड गवर्नमेंट, तो लीडरशिप एंड गवर्नमेंट का मतलब है, गवर्न मीन्स होता है टू कंट्रोल एंड मैनेज, तो जी गवर्नमेंट सर. का यहाँ पे मतलब डिफरेंट मीनिंग में है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है उससे रिलेशन इसका नहीं है। गवर्न No, मीन्स sir. Actually, I was thinking of the same thing. कि वो student government is related to this only.
the student Yes. membership and all. Yes, yes. Any more Thank you. questions? No, sir. और कोई किसी के भी हो? तो इसका Yes. इंटरनल को करिकुलर का इंटरनल एग्जाम कब होगा? उसकी डेट आपकी आई हुई है ना, जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें होगी। कितनी, 7 तारीख है शायद? नहीं, वो इंटरनल जो कॉलेज की तरफ अच्छा, से होता है। इंटरनल ओके। वो हम लोग अभी सर से कंफर्म करके आपको बताएंगे कि कौन सा होगा। ठीक है, आपको काफी पहले बता दिया जाएगा और उसके अनुसार ही आपका एग्जाम होगा आगे का। सी हियर, आप में से काफी लोगों की प्रॉब्लम है कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें और दोबारा उसमें लॉगिन कैसे करें। तो देखिए, ये वेबसाइट है nepbc.org.in। डेस्कटॉप व्यू कुछ इस तरीके से है और मोबाइल व्यू आपका थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक, जब आप यहाँ पे जाते हैं तो नीचे भी आप देखेंगे, ये है एक स्टूडेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और ये है ई लर्निंग मैनेजमेंट। हम आपको सैकड़ों कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले हैं जो एब्सोल्युटली फ्री होंगे और उसके लिए हमारा ई लर्निंग मैनेजमेंट पूरा तैयार हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। ये है आपका मॉक टेस्ट एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, ये एक्टिव है, इस पे आप जा सकते हैं। बट आपका एनईपी का ये जो पेपर्स हैं इनका अभी तैयार नहीं है, वो कुछ समय लगेगा, उतने में हम तैयार कर देंगे। फिर भी अभी तक हमारे पास जो तमाम तरीके के डिफरेंट और एग्जाम्स हैं, ट्रिपल सी है, ओ लेवल है, टैली वगैरह हैं, इनके करीब 17,000 क्वेश्चन के सेट तैयार हैं और उसमें स्टूडेंट काफी कुछ रजिस्टर्ड भी है। आगे देखिए, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, ये कोर्सेज हैं, कंप्यूटर में कौन से कोर्सेज हैं, इन सभी लिंक्स को अभी हमने और बहुत बहुत कुछ अपडेट करना है। ये हमारे पार्टनर्स हैं, आप देख पा रहे हैं, डायरेक्टर एमएसएमई में डायरेक्टर हैं और ये सिकोबाद में डिग्री कॉलेज है नारायण, उसके प्रिंसिपल साहब हैं और ये आपके बीसी मैडम हैं और यहाँ ये आपके प्रो बीसी सर हैं तनेजा सर, ये आगरा कॉलेज आगरा से, ये बैकुंठी देवी की मैडम है प्रिंसिपल वहाँ से। और उसके बाद में आपके सर के साथ में भी था, ये आरबीएस कॉलेज से हैं प्रिंसिपल सर। और आपके कॉलेज के सर का भी अपडेट हुआ नहीं है इस पे। तो जिनके साथ में हमारे एमओयूज हैं उन सभी के हैं ये लगभग। नेक्स्ट वीडियोस वगैरह सभी इसमें होंगे। अब अपकमिंग इवेंट्स में ये हमारे रेगुलर अपडेट होते रहेंगे, कब कहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स होने वाले हैं और क्या हो रहे हैं। तो ये हमारी पोजीशन है अभी, कितने कॉलेजेस और क्या स्थिति है वो। यहाँ पे फ्री ये ई बुक्स अवेलेबल होंगी और फ्लिप बुक्स वगैरह सब होंगी। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कॉलेजेस हमारे साथ हैं एसोसिएटेड, उन कॉलेजेस के मोनोग्राम्स हैं और वो कॉलेज नए ज्वाइन करना चाहें वो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आगे ये हमारे एफिलिएशंस और एसोसिएशंस हैं, यहाँ से ये हीडर है। अब आपको मैं सीधा यहाँ पे लेके आता हूँ कि यहाँ आप देख रहे हैं, एक है रजिस्टर और एक है लॉगिन। रजिस्टर करना चाहते हैं आप, मोबाइल में भी यहाँ पे रजिस्टर क्लिक करेंगे और रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा, ये विंडो आ रही है। तो स्टूडेंट हैं तो यहाँ क्लिक करें और कॉलेज हैं तो यहाँ क्लिक करें, न्यू रजिस्ट्रेशन है। आपने स्टूडेंट पर क्लिक किया तो 13 डिजिट का आप रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए मुस्कान। मेरे को करना पड़ेगा सभी को ऑफ। मैंने सभी को म्यूट कर दिया है और थोड़ा सा ध्यान रखा करें, मोबाइल रखने के बाद हमें लगता है कुछ लोग उसके पास भी नहीं रहते हैं और छोड़ देते हैं उसको ऐसा ही। देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप अपना वो डालेंगे रोल नंबर, तो आपका रोल नंबर या तो 22 से स्टार्ट हो रहा होगा या 3 से स्टार्ट हो रहा होगा। आप 4th सेमेस्टर के हैं तो आपका 22 से रोल नंबर स्टार्ट हो रहा होगा सभी का, ठीक है। और जो सेकेंड सेमेस्टर के हैं उनका 23 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो 230003001004। अब इसमें 000300111004 ये हमने दिया। देखिए ये अपने आप निकल के आ रही है विंडो में इंफॉर्मेशन। ये आगरा कॉलेज के सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा का
आमना सैफी है, इनके फादर का नाम अशफाक सैफी है और ये एकेडमिक ईयर 2022 से 25 है, बैचलर ऑफ आर्ट के स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये पॉपअप आपको ये बता देगा कि आपका कॉलेज हमारे साथ एसोसिएटेड है और आपका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? सर। तो यहाँ से आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। आप मोबाइल नंबर जैसे मैं डाल रहा हूँ अपना 9045450433। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं डालना होगा अपना ईमेल आईडी। हम मान लीजिए डाल देते हैं NEPBC 2020 gmail.com। क्या माइक्रोफोन ऑफ करिए। ठीक है, इसके बाद हम जेनेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे प्लीज एंटर क्रेडेंशियल्स, तो ये जो स्क्रीन आ रही है ये आनी नहीं चाहिए, ये गलती है यहाँ पे मेरे को लग रहा है। क्या आप लोगों को लगता है ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? सर ये फिल कर दिया था। ये फिल कर दिया था, तो यहाँ से अगर ये रजिस्टर्ड ऑलरेडी है और लॉगिन पे मांग रहा है तो स्टूडेंट यहाँ पे लेंगे और लॉगिन। सर स्टूडेंट फिल किया था और लॉगिन किया था, फिर सॉरी, डेट यू ऑफ आर बर्थ स्टिल था। नॉट रजिस्टर्ड विद अस, प्लीज रजिस्टर टू कंटिन्यू। तो इस तरीके की अगर कोई भी लॉजिकली प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीनशॉट हमें भेजिए, हम उसे करेक्ट करेंगे। ये किसी वजह से क्लिप अप हो जाती है। तो अभी बता रहा है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, तो अब यहाँ पे 13 डिजिट का नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के जेनेट OTP पे जाएंगे। तो क्या OTP जेनेट नहीं हो रहा है? सर। अच्छा, मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। 222003110001। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर डिजिट रोल नंबर, 22 एकेडमिक ईयर है, 4 का कॉलेज कोड है और उसके बाद में 3 डिजिट का कोर्स कोड है 001 और 1 ये। तो ये अब सही है। ठीक है, आप देखिए ये कोई स्टूडेंट है जिसके स्टूडेंट का नाम नहीं है और फादर का नाम नहीं है, इसका मतलब ये सेंट जॉन्स कॉलेज तो है। सेंट जॉन्स कॉलेज हमें किससे पता लग रहा है? 00003 जो कोड है सेंट जॉन्स कॉलेज का है और 22 ये एकेडमिक ईयर का है और 3001 इसके बाद में 001 जो आ रहा है वो कोड है BA का, और यहाँ 004 होता तो ये कोड होता BSc का, और फिर उसके बाद हम 4 टाइम्स 0 बना रहा है तो ये गलत है, यहाँ पे 1 होगा, 1 तब ये सही होगा। तो ये गलती है। यहाँ पे आने के बाद में आप अपना नाम डालेंगे। जैसे ये अगर गलत भी स्टूडेंट है तो हमारा कंप्यूटर से एक्सेप्ट कर लेगा और ये हमारे डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, वहां से इंफॉर्मेशन भी शूट आउट करता रहेगा। ये एंटर योर फादर्स नेम। Then this is 10 digit mobile number. सर Yes. सर अब ईमेल आईडी अपनी डालनी है। नहीं, आप फर्स्ट टाइम में करते हैं तभी करना है। अब यहाँ से आपको जनरेट करना है OTP। तो देखिए OTP जनरेट हुआ है। सर ये जो ये NEPBC @2022 डाला है, इस पे अपनी ना ईमेल आईडी डालनी है सर। हाँ, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ओके सर। ठीक है, तो मेरे पास में देखिए इसका मैसेज नहीं आया है अभी। तो आप जिन लोगों ने आज रजिस्टर किया उनको ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है, नहीं आ रहा है मैसेज? सर। ठीक है, आप जब भी प्रॉब्लम, देखिए खुशी आप माइक्रोफोन ऑन है, तो जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप रिलेटेड जो स्क्रीनशॉट्स हैं उन्हें डाल दें, हम तुरंत उसको देखेंगे। स्टूडेंट प्रोफाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं सर, सर्वर एरर आ रहा है। अब नहीं आना चाहिए, कल के बाद अगर आपने यूज किया है तो। सर। यस, खुशी।
सर रजिस्ट्रेशन करने पर रोल नंबर और कांटेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी डालने के बाद सर प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड ऐसा लिख के आ रहा है। चलिए ये प्रॉब्लम है तो आप में ग्रुप Yes, में sir, ये दिख रहा है। तो देखिए लास्ट में हम आपको जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं दैट इज योर सिलेबस व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लेपबुक्स एंड डूडल मेकर वी विल यूज टू मेक डूडल वीडियोस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल यूज वॉइस कन्वर्टर्स। तो उनमें जो वॉइस होंगी वो वॉइस एआई बेस्ड जनरेशन वॉइस ओवर्स होते हैं उनके थ्रू होगा। तो ये सब आपको आप चाहें तो अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो ऑडियो की तरीके से भी आप इन्हें सुन के समझ पाएंगे और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा। ऑलमोस्ट जो गूगल ट्रांसलेटर है उसका हम यूज करेंगे, किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट इसको कर सकेंगे। ठीक है, इसमें जो कलर्ड हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा एक चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक स्टोरी आपको सुनाई थी और मैंने बताया था कि किस तरीके से अगर आप पढ़ाई को कैसे ले रहे हैं वैसा ही आपका माइंड सेट होगा। इस पढ़ाई को आप ये ले रहे हैं कि एक कोर्स और अननेसेसरी हमें झेलना पड़ रहा है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। और अगर आपको इंटरेस्ट के तौर पर लेंगे, जैसे मेरे को इस किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सारे टीचर्स ढूंढ के और उन्हें असाइन कर सकता हूँ जॉब्स, लेकिन मेरे को लगता है कि जहाँ पे मैं पहली बार जा रहा हूँ और स्टूडेंट्स को टीचर कैसे क्या डिलीवर करेंगे, या तो मेरे डायरेक्ट टच में हो तो अच्छा है, मैं उन्हें देख पाऊँ क्या मैटर तैयार हो रहा है उसे देख पाऊँ। नहीं हो पाता तो मैं खुद ही उन चीज़ों में लग जाता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, हालांकि ये मेरे को करने की जरूरत नहीं थी। और थोड़े ही समय में हम वो सारा सिस्टम भी हमारे पास में है, वैसे ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, लेकिन मैं खुद ही मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि बेस्ट डिलीवर हो सके। तो और ये चीज़ें जब भी कभी आपसे डिस्कस करेंगे तो मेरा नॉलेज भी इसमें बढ़ रहा है कि नई चीज़ें मैं भी जान पा रहा हूँ। ठीक, तो मैं क्या एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं तो शायद कुछ आपको उससे इंस्पिरेशन मिले। अगर आप डल, थका हुआ और अनहैप्पी महसूस कर रहे हैं तो कम से कम 5 7 8 लोगों की मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। तो सर जी सर। डल महसूस कर रहे हैं? नो सर बट आप सुना सकते हैं, इंस्पिरेशन है ना हमारे लिए। कहानी सुनना देखो किसी को भी अच्छा लगता है, और कहानी का नाम जैसे ही आता है वैसे ही आपका माइंड एकदम चेंज हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। पढ़ाई को भी अगर हम कहानी की तरीके से ही सुना दें और आप कहानी की तरीके से ही सुन लें तो कोई टेंशन खत्म हो जाए पूरी। जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया ये मैं सारा एक चेन में कहानी के तरीके से ही सुना सकता हूँ, लेकिन इसे अभी मैंने एक अलग स्टोरी के लिए कहा है तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, आपको शायद अच्छा लगेगा और आप अगर ऐसा महसूस कर पाएंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि दिस स्टोरी विच इज आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू इज रियली वेरी ट्रू एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। ठीक है, तो सुनिए। कहानियां एक तो हमारे पास में बहुत है, मैं आपको बताऊं, मैं डेली आपको कुछ अच्छी चीजें सुना सकता हूँ और मेरा ऑब्जेक्ट यही होता है कि केवल डलनेस नहीं आनी चाहिए पढ़ाई में। जब तक आपके चेहरे पे मुस्कान है तब तक पढ़ाई होनी चाहिए। जहाँ डलनेस आने लगे, उबासियां आने लगे, वहाँ टीचर को समझ लेना चाहिए कि अब वो सही क्वालिटी डिलीवर नहीं कर रहा है। क्या हम लोग वीडियो एक्टिव रखा करें? मैं इसलिए ऑडियो को प्रेफर करता हूँ कि वीडियो में जो इंटरनेट का यूजेस है वो ज़्यादा होता है, ज्वाइन भी ज़्यादा करने वाले लोग होते हैं तो कई बार क्वालिटी गिरने लगती है। तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको और उससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारा माइंड चेंज होता है। और हमारा माइंड हमारे विचारों पर डिपेंड करता है, जिस तरीके के आपके विचार आएंगे वैसा ही माइंड रिएक्ट करने लगेगा और माइंड का जो रिएक्शन है वो आपकी बॉडी पर देखने लगेगा और आपकी बॉडी भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगेगी। और बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करे, that is being controlled by your mind, and how you will control your mind, that will be controlled through, किससे कंट्रोल होगा माइंड?
आपके थॉट से, आपके सोच से, आपकी विचारधारा से, है ना। तो सुनिए, एक कहानी है छोटी सी, मैं शॉर्ट में लेके चलता हूँ उसे, वैसे थोड़ी बड़ी हो जाएगी। कहानी में ये है कि एक लड़का होता है जो बड़ा क्यूरियस होता है और बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, और वो हमेशा कोशिश ये करता है कि जो भी कोई बेस्ट वो कुछ अचीव कर सकता है लाइफ में वो करे, और उसके लिए बड़ा ओपन माइंडेड होता है। आपका मैसेज आ रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सोनम, और लोग सुन पा रहे हैं? is clear. यस सर। Sir, your voice. सोनम, देयर में बी प्रॉब्लम फ्रॉम योर नेटवर्क साइड। आप उसमें मिल जाएगा आपको रिकॉर्डेड में, ये रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है ऑलरेडी। तो क्या होता है कि वो एक बार जहाँ रह रहा होता है उसके पड़ोस में एक कोई, जैसे मुसलमानों में हम लोग कहते हैं सूफी हैं या फकीर हैं, या हिंदुओं में कहते हैं संत हैं या महात्मा हैं। तो इसी तरीके से एक कोई बड़ा स्पिरिचुअल टाइप का एक बंदा होता है जो इतना ज्यादा फेमस हो गया होता है, जिसको सभी लोग बहुत ही ज्यादा रिगार्ड देते हैं, इतना ज्यादा सम्मान उसको देते हैं कि सब लोग उसको भगवान कहने लगे थोड़े समय में। और वो जो कुछ कहते थे उसमें कभी गलती नहीं होती थी, जो कुछ कहते थे वो हमेशा सही निकलता था। तो लोग इतना ज्यादा विश्वास करते थे कि उन्होंने अगर कह दिया तो वो बात कभी गलत नहीं हो सकती। अब वो लड़का जो था, उसने भी कुछ उनके प्रोग्राम्स अटेंड करने शुरू किए, और उसने उनके प्रोग्राम्स को देखा और उनके प्रवचन सुने। और उसने माइंड सेटिंग उसकी ये थी, उसने बुक्स में जो पढ़ा था और लोगों से सुना था कि अगर कोई व्यक्ति मनुष्य है, आदमी है, तो आदमी के अंदर गलतियां जरूर होंगी। आप लोग भी ऐसा मानते हैं? आप लोग लिख के चैट में मैसेज हमें रिप्लाई कर सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए दोनों तरफ से, तब हमें भी इंटरेस्ट आएगा। वीडियो ऑफ है तो थोड़ा सा हमें लगे कि आप जग रहे हैं, नहीं तो कहानी सुनते हुए आप सो जाएं बचपन की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड। निरुपम, शिवम, मुस्कान, बरखा, अंकिता, सोनम, काजल, नेहा। So we are getting a lot of responses. Some emojis are also coming up. Yes, सागर, मोनू, आप सभी एक्टिव हैं, कोई सोए नहीं है, अच्छी बात है। तो क्या होता है कि उसको ये लगता है, मुस्किन, वेरी गुड, बी एक्टिव, जेवा आसमानी, वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू ऑल। तो उसे ये लगता है कि हमने जो पढ़ा है और हमारी लाइफ जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी आदमी है तो उसके अंदर गलतियां जरूर होंगी। और ये महात्मा को सब लोग भगवान कहते हैं, और भगवान आदमी के रूप में हो नहीं सकता। और अगर भगवान होगा तो वो आदमी हो नहीं सकता, और आदमी है तो भगवान हो नहीं सकता। अब ये उसकी गलती है कि इस आदमी में वो गलती नहीं ढूंढ पा रहा है। तो क्या करे कि वो ये ढूंढ पाए कि इस आदमी में ये गलती है, और सभी के सामने ये प्रूव कर पाए अपने आप को सुपीरियर कि ये भगवान नहीं है, ये भी एक सामान्य आदमी है। तो वो उनके ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स को अटेंड करने लगा, और रिजल्ट ये हुआ कि एक दिन आ, उसके दिमाग में चीज ये आई कि वास्तव में ये जो कुछ बोलते हैं और जो कुछ कहते हैं बात है तो सब सही है, और इनके अंदर कोई गलती भी नहीं दिखाई दे रही है। और मैंने कम से कम 2-3 महीने लगा दिए उस गलती को पकड़ने में, मैं आज तक पकड़ नहीं पाया हूँ। तो इनका क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए, आप अगर इस पोजीशन पर हो तो आप क्या करेंगे? आप लिख के भी आंसर दे सकते हैं, बोल के भी। आप क्या करेंगे अगर इस पोजीशन में हो तो? कोई भी? चलिए, मैं लंबा नहीं करना चाहूंगा इसे, थोड़ी सी कहानी ऑलरेडी लंबी है। ऑब्जर्व करेंगे निरुपम, यस, गलती करने की कोशिश करेंगे, गलती कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप गुरुजी से गलती कैसे करवा सकते हैं? गलती करा, हाँ, बताइए। देखिए, गलती कराने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे आपकी गलती आपके लिए भारी पड़ेगी। महात्मा बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा कि वो किसी गांव में गए तो लोगों ने बहुत गालियां दी, बहुत गंदा कहा, और उन्हें कुछ भी दिया नहीं भीख में। जब वो वहां से चले तो दूसरे गांव में पहुंचे, उन लोगों ने बहुत प्रेम प्यार दिया, बहुत सम्मान किया, बहुत कुछ उन्हें दिया। तो उनसे पूछा गया
खैर कहानी ये अलग चली जाएगी, मैं वापस आता हूँ अपनी जगह पर, लंबी नहीं करूंगा। तो मैं चल रहा था कि वो लड़का ये ढूंढ रहा था कि किस तरीके से मैं इनकी गलती को खोज सकूं, और उसने बहुत कोशिश करी, बावजूद उसके कोई गलती नहीं मिली। तो उसके दिमाग में एक पॉइंट आया कि क्यों ना मैं पेपर पे लिख के, जो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं किसी तरीके के क्वेश्चन करते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा एक बाबा जी बड़े फेमस हो रहे हैं, ये कहाँ के, मध्य प्रदेश के, वो कौन से बाबा जी हैं, हनुमान जी के उपासक, सीहोर वाले हैं, कौन से, क्या नाम धीरेन्द्र है? शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री। यस, बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो वहां लोग क्वेश्चन लिख के भेजते हैं पेपर पे, ऐसे ही उन्हें भी लोग क्वेश्चन लिख के भेजते थे। तो हुआ क्या कि उस लड़के ने क्वेश्चन लिखा कि महाराज जी, मैं बहुत समय से आपकी कमजोरी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आज तक मैं इसमें सफल नहीं हो पाया। ये मेरी अपनी कमजोरी है कि मैंने आपकी गलती को अभी तक नहीं पकड़ पाया। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आप खुद बताएं कि आपके अंदर कौन सी कमी है, जिससे मैं प्रूव कर सकूं कि आप एक आदमी हैं, भगवान नहीं। पहली बार उसने पेपर पर लिख के भेजा और गुरुजी ने उस पेपर को रख लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। 2-3 दिन बाद इंतजार करता रहा, उसने देखा बहुत लोगों में उत्तर आते हैं, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं आया। हो सकता है क्वेश्चन नहीं पहुंचा, उसने फिर लिख के वही भेजा, गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा होते हुए महीना हो गया, महीने में 4-5 बार वो लिख चुका था, और उसके बाद भी जब उत्तर नहीं मिला तो फिर क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे? आप भी शायद वही करेंगे जो उसने किया, कि वो भरी सभा में खड़ा हो गया और वो बोला कि मैं इतने बार क्वेश्चन कर चुका हूं और आपने उनका किसी का भी उत्तर नहीं दिया है। इसे मैं क्या मानूं, कि आप अपनी गलती बताना नहीं चाहते हैं, या आपके अंदर कोई गलती है नहीं? तो जो फकीर थे या साधु थे मंच पर, उन्होंने वहीं से इशारा किया उसे बैठने के लिए। लेकिन आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? बैठ जाएंगे? यस या नो में आपका आंसर आना चाहिए चैट विंडो में। बी इनफेक्टिव, नो, 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 कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, वो भी नहीं बैठा। तो क्या हुआ कि उसने पूछा कि आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए, हम बैठेंगे नहीं। गुरु जी ने कहा, फिर इशारा किया बैठ जाओ। वो बोला, आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं और मेरे को जबरदस्ती बिठाना चाहते हैं, मैं बैठूंगा नहीं। तो गुरु जी ने कहा, ठीक है, तेरे को उत्तर चाहिए तो एक काम कर, मेरे पास आ। तो लड़का वहां से, आपको जब ऐसे बुलाया जाए तो आप क्या करेंगे? जंप लगा के और बड़ी तेजी से भागता हुआ और उस मंच पर जंप लगा के वो चढ़ गया और गुरुजी के पास बैठा। गुरुजी ने कहा, एक बात सुन, इससे पहले कि मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूं, मैं चाहता हूं कि पहले मैं तेरा हाथ देख लूं। गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ की लकीरों को देखा और कहा कि तेरी लकीरें ये बता रही हैं कि तेरी लाइफ बहुत छोटी है, और अगर तेरी इच्छा हो तो मैं बता दूं कि तेरे पास बहुत कम समय रह गया है और तू मरने वाला है। उसने पूछा, कितना समय रह गया है? एक क्यूरियोसिटी होगी बहुत पहले। तो उन्होंने बोला, 4 दिन 10 घंटे 5 मिनट 10 सेकंड। अब आप ऐसा सुनेंगे तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? उस लड़के की रिएक्शन फिर क्या थी कि जैसे ही उसने सुना 4 दिन 5 घंटे 10 सेकंड, वैसे ही उसकी पूरे शरीर में ऐसा लगा जैसे करंट सा लग गया हो, और इतना ज्यादा मतलब वीकनेस उसे महसूस होने लगी और इतना ज्यादा डल हो गया कि उसके पास में खड़े रह पाना मुश्किल था। वो जमीन पर बैठ गया और उसके बाद गुरुजी ने कहा, अब मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। तो लड़के को लगा जैसे चक्कर से आ गए हों और उसने कहा कि रुक जाओ गुरुजी, अभी हमें अपना उत्तर नहीं चाहिए। तो वो बोला, बेटा जिसके लिए तुमने इतने समय मेहनत करी है, इतने परेशान रहे हैं, अपना उत्तर तो जान लें। लेकिन उसने कहा नहीं। तो फिर क्या करोगे? तो वो बोला, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ अभी। और आप लोग क्या करोगे? आप भी घर जाना चाहोगे या उत्तर चाहोगे? कितने लोग उत्तर चाहेंगे? है कोई ऐसा जो उत्तर चाहे? देखिए, आप जो भी लोग लिख रहे हैं कि आप उत्तर चाहेंगे, सही बात यह है कि आप घर ही जाना चाहेंगे। मैक्सिमम लोग घर जाना चाहेंगे, सही बात यही है। अगर हम जान के अच्छा देखने की कोशिश करें तो एक चीज अलग है। ईमानदारी की बात यह है कि जिसके पास 4 दिन का समय रह गया और एक ऐसा बंदा बोल रहा है जिसकी बात कभी गलत नहीं जाती है,
तो 90% लोगों का फेवर यही होगा कि वो उत्तर जानने की भी दम नहीं रखेंगे, वो अब घर जाना चाहेंगे। तो क्या हुआ कि उसने कहा घर जाना चाहेंगे, गुरुजी ने कहा उत्तर ले लो, उसने कहा नहीं, अब उत्तर नहीं चाहिए हमें। तो जो बंदा दौड़ के आया था, जंप लगा के मंच पे चढ़ा था, उस बंदे को अब उस मंच से उतरने की क्षमता नहीं थी। फिर लोगों को आना पड़ा, उसे उठा के चारपाई पे रखा और घर तक ले गए। घर जाने के बाद सेकेंड डे हुआ और गुरुजी आए, उन्होंने गेट को नॉक किया और कहा कि उस बच्चे से कहो कि मैं उसको उत्तर देने आया हूँ। उसने क्या किया, वो बोला मेरे को कोई उत्तर नहीं चाहिए, और उन्हें गुरुजी को यहाँ से किसी तरीके से हटाओ। अब गुरुजी चले गए। नेक्स्ट डे गुरुजी फिर आए। अब जैसे ही दिन कम होते जा रहे थे, वो ज्यादा टेंस होता जा रहा था और बहुत ज्यादा टेंस होता जा रहा था। रात को नींद भी नहीं आती थी, लोग भी उसके चारों तरफ के बहुत परेशान और दिक्कतों में थे, और गुरुजी डेली आते थे। लास्ट डे हुआ, वो आया तो वो सबसे ज्यादा परेशान था और बहुत भीड़ थी, आसपास के बहुत लोग उसके यहाँ जमा थे। और उन सब लोगों ने गुरुजी से भी कहा, गुरुजी इतने बार वो मना कर चुका है, तो प्लीज आप उसे कष्ट न दें, उसका अंतिम समय है, वो तसल्ली से कम चैन से मर सके, आप उसे रहने दें, वो उत्तर नहीं चाहता है। तो गुरुजी भी ऐसे नहीं थे, वो भी अड़ गए। उन्होंने कहा उत्तर तो मेरे को देना ही है, चाहे वो सुनना चाहे या ना सुनना चाहे। तो क्या हुआ फिर, गुरुजी ने उत्तर दिया। गुरुजी उसके पास गए, बोले बेटा देख, अब तू सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, जो सत्य बात है वो मैं तेरे को बताना चाहूंगा। सत्य यह है कि तेरी उम्र अभी बहुत लंबी है। अभी तेरी उम्र में कोई 4 दिन या 3 दिन की बात नहीं है, बहुत लंबी तेरी उम्र है अभी। जैसे ही उसने सुना उसकी बहुत लंबी उम्र है, वैसे रिएक्शन क्या होगा, वो जंप लगा के चारपाई से उठ गया और उस भूल गया कि वो बीमार था। और उसने खुशी उसे इस बात की थी सबसे बड़ी, कि गुरुजी की गलती को पब्लिक के सामने गुरुजी ने एक्सप्रेस किया, और वो बंदा ऐसा था जिसने उस गुरुजी की उस गलती को पब्लिकली स्वीकार करने पे विवश कर दिया। लेकिन वो ये भूल गया कि वो खुद अपनी बात की वजह से इतना ज्यादा परेशान था कि वो गुरुजी से अपने उस प्रश्न का उत्तर भी नहीं लेना चाह रहा था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। तो यहाँ से एक चीज ये पता लगती है कि हमारी मेंटलिटी पे सब डिपेंड करता है कि हमने अपनी मेंटल स्टेट क्या बना रखी है। आवर बॉडी रिएक्ट अकॉर्डिंग टू आवर आवर मेंटल स्टेट एंड थॉट्स वट एवर वी हैव इन आवर माइंड। तो जैसे ही उसने कहा कि हमने पकड़ लिया और गुरुजी आपकी गलती साबित हुई, और आप एक सामान्य आदमी हैं, आप भगवान नहीं हैं, और ये बात आज साबित हो गई। गुरुजी ने बड़ी विनम्रता से और बड़े प्रेम पूर्वक उसकी बात को स्वीकार किया और कहा बेटे, आज तक जितने लोग यहाँ बैठे हैं और दूसरे लोग भी जो भी यहाँ नहीं है, उनमें से कोई भी बताए कि मैंने कभी भी भगवान अपने आप को कहा हो और लोगों से कहा हो कि हमें भगवान कहा जाए। तो हुआ क्या, लोगों ने भी स्वीकार किया हाँ कि कभी उन्होंने खुद नहीं कहा, लोग खुद भगवान कहने लगे। तो गुरुजी ने लड़के को बोला बेटे, तेरे में और मेरे में, इन लोगों में सिर्फ इतना अंतर है कि मैंने तुझे बताया था कि तेरे 4 दिन या 5 दिन रह गए हैं, और यहाँ बैठे हुए लोगों को भी ये पता है, जिनकी उम्र 20 साल है उन्हें लगता है कि उनकी एज 80 साल अभी बाकी है, 80 साल है उन्हें भी लगता है कि 10-5 साल उनके बाकी हैं। कोई श्योर नहीं है कि किसकी कितनी उम्र बाकी है, लेकिन इस सबके बावजूद सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, और किस सेकंड पे उनका अंत होगा ये भी उन्हें पता नहीं है। हो सकता है जो 6 महीने का बच्चा है वो 6 महीने में 6 महीने 1 दिन 1 सेकंड पे उसे खत्म होना होगा, वो तभी खत्म होगा, या वो 100 साल का तो 100 साल पूरा होके खत्म होगा। तो मैं सिर्फ ये मान के चलता हूँ कि मेरे अंदर जो सांस अभी जो मैं ले रहा हूँ, इनहेल कर रहा हूँ, वो भी वापस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी पता नहीं। तो मैं सिर्फ ये मान के चलता हूँ कि मैं जो शब्द अभी बोल रहा हूँ वो मेरा आखिरी शब्द हो सकता है। जो मैं सांस ले रहा हूँ आखिरी सांस हो सकती है। जो मैं देख रहा हूँ उसे लास्ट टाइम देख रहा हूँ। और इसलिए मेरे से जानते पूछते हुए जो भी काम मैं करता हूँ पूरे तरीके से होश पूर्वक करता हूँ, और होश पूर्वक किए गए कामों में गलतियां नहीं होती, और मैं हर चीज को ऑब्जर्व करता हूँ। मैं खुद अपने आप को देखता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मेरा हाथ उठ रहा है, मेरा पैर उठ रहा है, मैं चल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैं 24 आवर्स अपने आप को जीता हूँ, और अपने केवल सपनों को या ख्वाबों को नहीं। बस अंतर इतना है। हम भी अगर अपनी रियलिटी में आ जाएं, केवल सोच में नहीं, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, अभी दिन बहुत पड़े हैं, एग्जाम में बहुत दिन है,
और अभी टाइम बहुत पड़ा हुआ है, वीडियो देख लेंगे, ऑडियो सुन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उससे किसी से कुछ अचीव होने वाला नहीं। जितना टाइम आपका बीतेगा आपके पास बर्डन बढ़ता जाएगा और आप परेशान होते जाएंगे। इसलिए जो भी करना है उसे कर लीजिए, कल पे कतई मत टालिए, और कभी भी इस चीज में यकीन मत रखिए कि कल भी कुछ होता है। आज जो आपने अचीव कर लिया, सुबह जब आप उठेंगे तो रात में अगर 1-2 बजे भी सोए हैं और सुबह आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठेंगे तो भी वैसे ही होंगे। जैसे आपने आज 9 बजे सो गए और सुबह 10 बजे उठे तब भी वैसे ही होंगे। आज बहुत मेहनत कर लेंगे, 5 दिन बाद उसका रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट लाइफ टाइम के लिए आपका अचीवमेंट होगा, और जो लॉस कर दिया वो लाइफ टाइम के लिए होगा। इसलिए बेस्ट ये है टू डू योर बेस्ट, give your best, and always try to strive that your mind always try to give you false assurances and false informations and falsely imaginated means scenarios in which you can imagine yourself that you are the best and you do not need to do anything. बट ट्रूथ इज दैट कि आपको अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना है, और उसमें जो भी कुछ आपको मिल रहा है उसे इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ना है। इसलिए नहीं कि आपको केवल पास करना है। पास करने के ऑब्जेक्ट से अगर आप पढ़ेंगे देन दैट विल बी ए बर्डन, और पास होने के तुरंत बाद आप उसे भूलेंगे। लेकिन लाइफ में असली एग्जाम कब होगा? जब आपकी उस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, आप इंटरव्यू टेबल पे होंगे, तब आप कहेंगे आपको 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए पढ़े हुए इसलिए भूल गए। इस कहानी को शायद आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर इस कहानी को कभी नहीं भूलेंगे तो आप ध्यान रखिए, आप जो पढ़ रहे हैं दूसरा जिसे आप भूल गए हैं उसे आप बर्डन के तौर पे ले रहे हैं, और इस कहानी को कहानी के तौर पे ले रहे हैं। मैं आज इस बात को यहीं खत्म करता हूँ। और बहुत अच्छा ये है कि आप हमेशा एक ईगरनेस अपने अंदर रखिए। अगर आपको सीखना चाहते हैं, बर्डन को आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। नया शब्द आता है वो आपके अंदर तभी इन करेगा जब आप उसे जगह बनाएंगे, और बर्डन होता है वो हमेशा उतारने के लिए होता है, वो कभी रखने के लिए नहीं होता है। इसलिए बर्डन को उतार ही देना चाहिए, और सीखने वाली चीजों को जगह अपने अंदर देनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन लर्न एनीथिंग। So now I have already taken too much time. Instead of 1 hour, we usually takes 2 hours, and we are still not able to start our first unit of our course. We have to complete our course within the time, and we will cover. What I think is important more than your academic study is that you must be able to understand, and you must be able to ready to grasp whatever we want to deliver. Then only you will be a better student and I will be a good teacher. So you always try to be a better student, and I cannot be better, but I may prove myself a good teacher. So this is now the time to say you goodbye to you all. I wish you all the candidates who are here and who will later see this video, I wish them all very happy learning, and may God help you in this we can say कि जिस यात्रा में हम लोग सवार हैं, आपकी उस यात्रा को भगवान और अल्लाह, खुदा, गॉड बेहतर बनाए, और आपके लिए वो इनलाइटेंड करे आपको, आप बड़े अच्छे माइलस्टोन्स को अचीव कर पाए। All these are my wishes from my bottom of heart to all of you. So wish you all the best. Thank you. Good night. And I expect and once again remind to you all, take all the things as easy as they may be. Don't take them that study is different and other things are different. So this is today's lesson, and from tomorrow onwards, from Monday, I will start your unit, and units will be completed very shortly. You need not to worry about them. You are a student of that college, most of a student. That is the most prestigious college of this university and this area also. You are one of the best students, and you will prove yourself the best. I hope you will prove, and you will be. So thank you very much for joining this session. Good night. Excuse me, sir. Yes.
सर जैसे क्लासेस का स्टार्ट होने का टाइम यही रहेगा 8 PM या चेंज हो जाएगा? On Monday it will be 8, and then we will discuss if there will a requirement of to change anything, because from Tuesday I will start classes of second semester also. ओके सर, थैंक यू सर। वैसे मैं चाहता हूँ कि क्लासेस को मैं और भी टीचर्स को दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को देखना पड़ेगा if I will be assured 100% that classes may be delivered with the best content, then it may be possible कि मैं और किसी को भी assign कर सकता हूँ. Okay, so thank you all. Now I am going to end this meet. Wish you all the best. Have sweet dreams and good night to you all.